सभी साथियों का नमस्कार। कक्षा 10वीं के आज सामाजिक विज्ञान यानी समकालीन भारत से चैप्टर 4 कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पाठ्य पुस्तक के जितने भी सॉल्यूशंस है वो आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पष्ट रूप से समझा सकूँगा मैं। तो देर ना करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों पहले का ख, यानी कि रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो साथियों, जो चना जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को विदित है। तीसरा है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल और तिल। एक फलीदार फसल की बात करें तो तीसरे का क वाला दालें जो है एक फलीदार फसल होती है। इसी प्रकार बात करें तो सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती हैं? तो न्यूनतम सहायता मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको अपन कह सकते हैं, वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी दें। तो साथियों, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है और यह देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। आइए सूची जान लेते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। जोतों की चकबंदी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। इसी प्रकार किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए। किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती रहती है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? इसका उत्तर जान लेते हैं। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत और प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा सुनिश्चित कर दी गई। दूसरा है खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत हुआ करते थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। तीसरा बिंदु है हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे हरित क्रांति का नाम दिया गया। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। फसल बीमा योजना। फसलें प्राय सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। सहकारी सरकारी संस्थाएं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। कि सातवां बिंदु है किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहायता मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार ने घोषणा करती है। खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। और 10वां बिंदु है भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ जान लेते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण से तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना, इसको वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपना फसल उत्पादन पर गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी, जो पहले संभव नहीं था। वैश्वीकरण के कृषि पर बुरे प्रभाव पड़े, वो भी निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, विश्व के धनी देशों ने विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को करना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तुएं पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, और न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों को उत्पादन किया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण लंबे समय से तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती हैं। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति को सुधारना होगा। अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसका महत्वपूर्ण उत्तर जान लेते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है।
चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। अब इसके पास कक्षा 10वीं के परियोजना कार्य का मैं बता देता हूँ। किसानों की साक्षरता पर एक सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें साक्षरता दर, किसानों की साक्षरता दर और साक्षरता दर में कमी के क्या कारण और कृषि पर इसके क्या प्रभाव हैं, इस का वाद विवाद वाला परियोजना कर सकते हैं। मानचित्र में गेहूँ उत्पादन क्षेत्र का भी परियोजना कार्य विद्यार्थी कर सकते हैं। और एक वर्ग पहेली भी हम बना सकते हैं छोटी सी परियोजना कार्य के रूप में। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।